morning student, this is Sai sir with your economics classes. So it's your 11th class, and students, we have read in this the chapter is the equilibrium point of under perfect competition, and after that we can see in the last period the chain effect of demand, chain effect of shift in demand. Today we have read chain effect on shift in supply. यानी जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि डिमांड वक्र जो है वो कैसा शिफ्ट होता है। इसी तरह अब हम जो रीड करेंगे इस चैप्टर में वो ये रीड करेंगे कि एज ए डिमांड एज ए शिफ्ट भी किस तरह जो सप्लाई करो है वो किस तरह से शिफ्ट होता है। देखिए, मैंने पहले पढ़ाया था आपको लेसन 5 और 11th में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो सेम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन सप्लाई में भी यही होता है कि उसमें वो सप्लाई बढ़ती है या कम होती है, और शिफ्ट इन सप्लाई में भी यही होता है कि वो बढ़ती है कम होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है, अगर सप्लाई की अपनी कीमत जो है उस अपनी कीमत के कारण उसमें परिवर्तन आता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन कहते हैं। और अगर उसकी अपनी जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है और रेस्ट ऑफ द अदर फैक्टर हैं, तो अगर अपनी प्राइस के कारण सप्लाई में कम या बढ़ोतरी होती है तो उसको एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है। और अगर उसकी अपनी प्राइस कांस्टेंट है तो रेस्ट ऑफ द अदर डिटर्मिनेंट उसको अफेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो वही मैं चीज़ आज रीड करूँगा आपको। चैन इफेक्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है चैन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई, यानी सप्लाई जो करो होता है वो कैसे शिफ्ट होता है। तो देखिए, पहले इसको आपको जानना ज़रूरी होता है कि वो क्या चीज़ होती है। एज इन केस ऑफ डिमांड, वो कह रहा कि बिल्कुल जैसे डिमांड के केस में था, शिफ्ट इन सप्लाई रेफर टू इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, यानी सिर्फ सप्लाई का शिफ्ट होना बिल्कुल ऐसी तरह है कि सप्लाई को बढ़ा जाना या सप्लाई का कम हो जाना। इट ऑकर ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई अदर द वन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। वो ये कब होती है? ये तब होती है जब उसकी अपनी जो कीमत है वो स्थिर रहती है और दूसरे जो फैक्टर हैं वो उसको वो उसमें परिवर्तन होने के कारण सप्लाई में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण होता है। तो उसकी अपनी कीमत स्थिर है और दूसरे रीज़न के कारण सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको इंक्रीज़ बोलेंगे, और अगर उसकी अपनी सप्लाई कांस्टेंट रहती है और दूसरे कारण से सप्लाई कम हो जाती है तो उसको डिक्रीज़ बोलेंगे। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यानी डिमांड करो का बढ़ना और सप्लाई करो का बढ़ना, ऊपर की तरफ सरकना, शिफ्ट मतलब सरकना, इंक्रीज, और शिफ्ट करो का नीचे की तरफ सरकना, इसको ही हम शिफ्ट इन सप्लाई बोलते हैं। तो कब होता है ये तब होता है कि जब उसकी अपनी कीमत स्थिर है दूसरे रीजन से, यानी सप्लाई इंक्रीज व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल। अब कौन कौन से रीजन हो सकते हैं सप्लाई जब बढ़ती है? या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उनका कम हो जाना, सस्ते हो जाते हैं तो हम सप्लाई ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है। जब नई फर्में मार्केट के अंदर आ जाती हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, और नई जो पुरानी फर्में वो मार्केट को छोड़कर चली जाती हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, तो मैं इनको विद द डायग्राम आपको समझाऊंगा बेटा। तो देखिए, मान लीजिए आपका बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनाना जैसे उस दिन आपने बनाया था, मैंने आपको डिमांड करो में बताया। ये हमारा OX है, OX पॉइंट हो गया, ये OI हो गया। अब देखिए बेटा, इसमें इसका हम नाम रखेंगे, यहाँ क्या लेते हैं हम? OX पर क्या लेते हैं? क्वांटिटी यानी सप्लाई, क्वांटिटी, और यहाँ पर लेते हैं हम प्राइस, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो डिमांड करो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है, ये हमारा डिमांड करो है। इसका क्यों होता है ये हमने लेसन 5 में पढ़ा था। और सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ये हमने 11th में पढ़ा था। क्यों होता है मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ बेटा। डिमांड करो ऊपर से नीचे की तरफ इसलिए गिरा हुआ होता है क्योंकि डिमांड का कीमत के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और सप्लाई का कीमत के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप। कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, कीमत कम होगी सप्लाई कम होगी। डिमांड का उल्टा सिम्टम होता है, अगर कीमत बढ़ेगी तो डिमांड नीचे की तरफ आएगी, और प्राइस नीचे आएगा तो डिमांड ऊपर की तरफ जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये हमारा प्राइस P है, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है EX, ठीक है।
यानी इस कीमत पर, इतनी कीमत पर हम किसी वस्तु की इतनी सप्लाई कर रहे हैं x1 p1, ठीक है, इतनी सप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्या हुआ कि जो सप्लाई करो है उसकी अपनी कीमत तो OP थी, सेम रही। क्या हुआ, सप्लाई करो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो जब ये बढ़ती है तो दाईं तरफ सरक जाती है, तो इधर से इधर सरक गई ये सप्लाई करो, तो ये हमारा हो गया SS1, ठीक है। तो ये सप्लाई करो हमारा कीमत सेम है, वही कीमत, लेकिन सप्लाई करो बड़े। अब जब सप्लाई करो, अब ये वाला उसको यहाँ टच करेगा, ठीक है, सप्लाई को यहाँ टच कर रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जो हमारा डिमांड करो था, ये वाला सप्लाई करो यहाँ एक दूसरे को काट रहे थे, नया वाला सप्लाई करो यहाँ इसको काट रहा है डिमांड करो को। तो ये बेटा यहाँ से हम इधर ड्रॉ करेंगे तो कीमत जो है वो P1 हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस था आपका OP, वो सप्लाई बढ़ने के कारण, पहले सप्लाई बढ़ी, कीमत तो सेम थी, किसी दूसरे रीजन सप्लाई बढ़ गया तो नई फर्में आ गई या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, उसकी वजह से सप्लाई इधर बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ गई तो नया जो संतुलन है वो हमारा ये होगा। तो यहाँ से हम इधर ड्रॉ करेंगे तो P1, ये P1 हमारी कीमत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ने के कारण उसकी कीमतें कम हो जाती हैं बाद में, पहले नहीं होती हैं। पहले अगर हम कीमत में परिवर्तन कारण देखते हैं तो कीमत में बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, कीमत कम होने पर सप्लाई कम होती है। लेकिन अगर पहले प्राइस जो है कीमत स्थिर था, सप्लाई बढ़ गई, तो उस सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस हमारा नीचे चला गया। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ यानी इंक्रीज। अब इसी तरह हमारा दूसरा हो जाएगा डिक्रीज। ये शिफ्ट हो गया ना हमारे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो बिल्कुल सेम बेटा इसी तरह से है